नमस्कार दोस्तों, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट लक्ष्मण कुशवाहा। आज का मेरा टॉपिक है कि जब हम आरटीआर और असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए भरते हैं तो ऐसे कौन कौन से डिडक्शंस या ऐसे कौन कौन से छूट हैं जो हम ले सकते हैं। लेकिन इन छूटों को लेने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए टैक्स स्लैब क्या है। टैक्स स्लैब इस प्रकार से है। 2,50,000 तक टैक्स रेट है निल, 2,50,000 से 5 लाख तक है टैक्स रेट 5%, 5 लाख से ऊपर एवं 10 लाख तक टैक्स रेट है 20% एवं 10 लाख से ऊपर ऐसी कोई भी इनकम है तो उस पर टैक्स रेट है 30%। अब आइए हम चर्चा करते हैं डिडक्शंस एवं एग्जेम्पशंस के बारे में। ये डिडक्शंस जो मैं बता रहा हूँ ये मेनली सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है। ये अन्य लोगों के लिए भी ज़रूरी हो सकती है, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉय के लिए मेनली है। पहला डिडक्शन है डिडक्शन अंडर 10, अलाउंसेस फॉर कंपल्सरी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़। ऐसे कोई भी अलाउंस जो हमें कंपल्सरी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ के लिए मिलता है उसकी छूट हम अंडर सेक्शन 10 ऑफ 14(3) के तहत ले सकते हैं। नंबर 2, इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट इस प्रकार से ले सकते हैं। पहला, अमाउंट रिसीव्ड एज इंटरटेनमेंट अलाउंस। दूसरा, 20% ऑफ सैलरी। तीसरा, 5,000 रुपये। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसकी छूट हम इंटरटेनमेंट अलाउंस के रूप में ले सकते हैं। तीसरा है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उनको जो रिटायरमेंट के समय ऐसे मिलते हैं, जो अमाउंट मिलती है जैसे कि ग्रेच्युटी, कॉम्प्लीमेंट्री पेंशन या लीव सैलरी, इन सब की छूट गवर्नमेंट के लिए पूरी तरह से एप्लीकेबल है। अर्थात गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स पूरी तरह से टैक्स में एक्सेम्प्टेड है, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयज़ पार्शियली इनकी छूट ले सकते हैं। अगली छूट है हमारी HRA हाउस रेंट अलाउंस। यदि एम्प्लॉय को HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो उसकी छूट कुछ कंडीशंस के साथ में अंडर सेक्शन 10 ऑफ 13A रूल 2A के तहत ले सकते हैं। डिटेल में जानकारी देखने के लिए आप HRA का मेरा वीडियो देखें। नेक्स्ट, अगली छूट है इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यदि आपने घर परचेज करने के लिए या बनवाने के लिए कोई लोन ले रखा है और उस पर आप ब्याज पे कर रहे हैं तो उस ब्याज की छूट आप अंडर सेक्शन 24B के तहत ले सकते हैं, जिसकी छूट की मैक्सिमम सीमा 2 लाख रुपए तक है। नेक्स्ट, अगली छूट है एडवांस या एरियर्स ऑफ सैलरी। यदि एम्प्लॉय को सैलरी का एडवांस या एरियर मिलता है तो उसको पहले वो सैलरी में जोड़ करके टोटल इनकम निकाल लें एवं बाद में अंडर सेक्शन 89 उसकी वो छूट ले सकते हैं। अंडर सेक्शन 89 छूट लेने के लिए हमें पहले फॉर्म 10E भरना पड़ेगा। फॉर्म 10E के हिसाब से जो छूट हमारी कैलकुलेशन होगी उसकी छूट हम अंडर सेक्शन 89 के कॉलम में भर कर के ले सकते हैं। अब आइए मैं बात करता हूँ डिडक्शंस फ्रॉम अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अर्थात कौन कौन सी छूटें हैं जो अंडर सेक्शन 80 हम ले सकते हैं। पहले बात करता हूं मैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C के अंदर हम बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारी सेविंग्स की हैं, उनकी हम छूट ले सकते हैं। वो इस प्रकार से हैं। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हम कोई पैसा जमा करते हैं तो हम
उसकी छूट ले सकते हैं। जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ, यूलिप ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पेमेंट ऑफ नोटिफाइड प्लान ऑफ एलआईसी, नोटिफाइड म्यूचुअल फंड, ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन, यदि हम ट्यूशन फीस के रूप में बच्चों की फीस भरते हैं तो उसकी छूट भी हम अंडर सेक्शन 80C ले सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, यदि हमारे हाउसिंग लोन की प्रिंसिपल अमाउंट कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसकी छूट भी हम अंडर सेक्शन 80C ले सकते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट ऑफिस, या किसी शेड्यूल्ड बैंक में हम 5 साल से अधिक के लिए कोई टर्म डिपॉजिट करते हैं तो उसकी छूट भी हम अंडर सेक्शन 80C ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक या बचत स्कीम के अंदर भी यदि हम कोई पैसा जमा करते हैं तो उसकी छूट भी हम अंडर सेक्शन 80C ले सकते हैं। नाउ 80CC के अंतर्गत यदि हमने कोई भी LIC का एन्युटी प्लान लिया है तो उसकी छूट भी हम अंडर सेक्शन 80CC ले सकते हैं। अगला है 80CCD1। 80CCD1 के तहत यदि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई NPS में कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी छूट भी हम अंडर सेक्शन 80CCD1 के तहत ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट की सीलिंग है। लिमिट की सीलिंग इस प्रकार से है कि अंडर सेक्शन 80C प्लस 80CCC और 80CCD1 के तहत सारी छूट को मिलाकर हम 1,50,000 से अधिक क्रॉस नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसकी सीलिंग 1,50,000 रुपये की है। अगली छूट है हमारी 80D। 80D के तहत हमने यदि कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले रखा है या हमने CGHS के तहत कोई पेमेंट कर रखा है या हमने कोई प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कोई खर्च किया है तो उसकी छूट हम अंडर सेक्शन 80D ले सकते हैं। लेकिन छूट की मैक्सिमम सीमा सिर्फ 25,000 रुपये है और यदि हमने कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन के नाम पे ले रखा है तो इसकी छूट की सीमा 50,000 रुपये हो जाती है। और यदि हमने मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं ले रखा है सीनियर सिटीजन के नाम पे और हमने एक्चुअल में पैसे खर्च किए हैं इलाज पे तो ये छूट की सीमा तो हमें मेडिक्लेम इंश्योरेंस की डिडक्शन हटा करके जो एक्चुअल हमने एक्सपेंस किया है उसकी छूट हम ले सकते हैं। अगली छूट है हमारी NPS, हम नेशनल पेंशन स्कीम के तहत यदि एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो उसकी छूट हम अंडर सेक्शन 80CCD2 के तहत ले सकते हैं। और एम्प्लॉय के द्वारा कंट्रीब्यूट हुए पार्ट का हम छूट अंडर सेक्शन 80CCD1 के तहत ले सकते हैं एवं एम्प्लॉय के द्वारा कंट्रीब्यूट किए हुए पार्ट के लिए हम एक्स्ट्रा छूट 50,000 रुपये की प्राप्त कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80CCD1 के तहत। तो ये रहा NPS की तहत छूट। अगली हमारी है डिडक्शंस 80DD। 80DD डिडक्शन जो होती है ये डिसेबल्ड पर्सन के उपचार के लिए किया हुआ खर्च है जिसकी मैक्सिमम सीमा 75,000 रुपये तक है और यदि डिसेबिलिटी सीवियर है तो उसकी छूट मैक्सिमम 1,25,000 की हो जाती है। इस 1,25,000 में यदि हमने डिसेबल्ड पर्सन के लिए कोई इंश्योरेंस या एन्युटी प्लान लिया हुआ है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अगला है हमारी छूट 80DDB। 80DDB के तहत यदि कोई भी पर्सन या कोई भी असेसी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य स्पेसिफाइड डिसीज से ग्रसित है और स्पेसिफाइड डिसीज में है कोई न्यूरो प्रॉब्लम या कैंसर है तो उसकी छूट हम और हमने यदि पैसा खर्च किया है उसके इलाज में तो उसकी छूट हम 40,000 रुपये तक ले सकते हैं। और यदि जो ग्रसित व्यक्ति है बीमारी से वो सीनियर सिटीजन है तो उसकी छूट की मैक्सिमम सीमा बढ़कर 1 लाख रुपये तक हो जाती है।
अगला छूट है हमारी 80E। 80E के तहत यदि हमने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे के लिए या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई लोन लिया है और हम उस पर कोई ब्याज पे कर रहे हैं तो उस ब्याज की छूट को हम अंडर सेक्शन 80E के तहत ले सकते हैं। अगली छूट है हमारी 80EEB। यदि हमने कोई भी इलेक्ट्रिक कार असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए या फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में हमने कोई भी इलेक्ट्रिक कार परचेज कर रखा है और हमने ये कार लोन लेकर के लिया है तो लोन पर दिए हुए ब्याज की छूट हम 1,50,000 रुपये तक अंडर सेक्शन 80EEB के तहत ले सकते हैं। नेक्स्ट अगली छूट है हमारी कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। यदि हमने पॉलिटिकल पार्टीज को कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया है और हमने किसी बैंकिंग माध्यम से या चेक से किया है तो उसकी पूरी तरह से छूट हम अंडर सेक्शन 80GGC ले सकते हैं। अगली छूट है हमारी 80G। यदि हमने कोई भी कंट्रीब्यूशन 80G के तहत यदि हमने कोई भी कंट्रीब्यूशन किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी को किया हुआ है तो उसकी हम छूट पार्शियली या पूरी तरह से हम अंडर सेक्शन 80G के तहत ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें RTR भरते समय 80G का कॉलम कंप्लीट करना पड़ेगा जिसमें हमें पैन नंबर या और बहुत सारे डिटेल्स देना है। तो 80G का कॉलम भरने के बाद हम कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल सोसाइटी या चैरिटेबल ट्रस्ट की छूट हम ले सकते हैं। अगली छूट है हमारी 80TTA। यदि एसएससी को कोई भी इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे मिलता है तो उसकी छूट हम अंडर सेक्शन 80TTA के तहत ले सकते हैं जिसकी मैक्सिमम सीमा 10,000 रुपये तक है। अगली छूट है हमारी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80TTB। 80TTB के तहत यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने कोई भी सेविंग अकाउंट खोल रखा है और उसमें उसको ब्याज मिल रहा है तो उसकी छूट हम मैक्सिमम 50,000 रुपये तक ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन से यह है कि वो वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए। अगली छूट है हमारी 80U। 80U के तहत हम किसी भी डिसेबल्ड पर्सन के लिए यदि हमने अगली छूट है हमारी सेक्शन 80U। ऐसा कोई भी डिसेबल्ड पर्सन जो इंडिया में रेजिडेंट है और उसका डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं है और कुछ बीमारियों से ग्रसित है, जो बीमारियाँ इस प्रकार है, या तो उसको ब्लाइंडनेस है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, या मेंटल रिटार्डेशन है। तो ऐसी कंडीशंस में यदि एसएससी 40% से अधिक हैंडीकैप्ड है या डिसेबल्ड है तो उसकी छूट हम 75,000 रुपये तक ले सकते हैं। इस कंडीशन में एसएससी को इलाज के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये छूट पूरी तरह से एसएससी की डिसेबिलिटी या रिटार्डेशन के लिए है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, एग्जामिशंस एंड डिडक्शंस। ये आज का मेरा वीडियो काफ़ी यूज़फुल है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए RTR भरते समय। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें और यदि कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।